हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका डिस्कशन रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर। जेई मेन की हमारी यहाँ पे जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स में आपको हेल्प किया है। आपने होपफुली उन सारे वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि हम आगे आने वाले अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे पीवाईक्यूज को अच्छे से देख कर जाते हैं तो। एंड आप यहाँ पे अगर पिछले 1-2 सालों की पीवाईक्यू भी अगर इस डिस्कशन में इंक्लूड कर लें, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को उनके थ्रू भी यहाँ पर आगे बढ़ाएं, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके मैथ्स का स्पेशली पैटर्न जो है वो ज्यादा नहीं हिला है। जिस तरह के सवाल एक्सपेक्टेड थे उसी तरह के सवाल पूछे गए हैं। जैसे आज के डिस्कशन में भी आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कहने के ज्योमेट्री के सवाल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सवाल, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के सवाल, जैसे कि एक्सपेक्टेड होते हैं वैसे सवाल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। राइट, ऑलराइट, चलिए तो हमारे यहाँ पर डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। फाइनली द रिजल्ट्स आर कंपाइल्ड एंड जनवरी अटेम्प्ट के जेईई मेन 2026 का सबसे बढ़िया रिजल्ट मैथन गो के क्विज़र टेस्ट सीरीज का आया है। एंड 1997 यहाँ पर जो ये नंबर आपको बड़ा सा नजर आ रहा है, दिस इज द काउंट ऑफ ओनली एंड ओनली 99+ परसेंटाइलर्स। टॉपर्स की चॉइस है, टॉपर्स की चॉइस है क्विज़र टेस्ट सीरीज, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे से बच्चे यहाँ पर अपना पेपर अटेम्प्ट कर करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे होते हैं कि फाइनल जेईई के पेपर में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। एंड दैट हैज़ कम इन हैंडी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर रेगुलरली पेपर दे रहे थे। जैसा पेपर यहाँ पर आता है, जितना रेलेवेंट पेपर बेसिकली क्विज़र की टेस्ट सीरीज में आता है, उतना और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ के बच्चे इतना अच्छा कर पाए हैं। एंड वेरी प्राउड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। एंड होपफुली है ना, जनवरी अटेम्प्ट के बाद में अब अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर इस आंकड़े को भी हम यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्रीच कर पाएंगे। आप लोगों की मेहनत डेफिनेटली चल रही है ना, बाकी हमारे साइड से आपको गाइडेंस मिल रहा है। दोनों की यहाँ पर जब है ना यहाँ पे जोड़ी बनती है तो एक अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली बन जाता है। एंड चलिए, तो आपके साथ में न्यूज़ शेयर करनी थी। आई होप आपको यहाँ पर ही देख के एक अच्छी प्राउड फीलिंग आई होगी कि कितना बढ़िया यहाँ पर है ना हम सब ने मिलकर किया है। शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा डिस्कशन आज का फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सवाल देखो यहाँ पर कैसा है। सवाल में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि z को x प्लस आई हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो 4z² प्लस z बार अगर आपको इक्वल टू 0 सॉल्व करना है तो z को अगर आप यहाँ पे लेते हैं कितना, z को अगर आप लेते हैं x प्लस आई वाई, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन का जो वैल्यू है उसके अंदर 4 के साथ में z स्क्वायर करना है। तो z का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ध्यान देना x² माइनस वाई स्क्वायर बनेगा एंड प्लस 2xy भी साथ में आएगा। उसके साथ साथ z बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x माइनस आई वाई हो जाएगा। तो आइडिया क्या रहता है इस तरह के सवालों में कि हम जो रियल कॉम्पोनेंट है उसको अलग पुल कर लेंगे। सो 4x² माइनस 4y² उसके साथ में x, ये आपका रियल कॉम्पोनेंट है। एंड इमेजिनरी कॉम्पोनेंट को अलग निकाल लेंगे। सो इमेजिनरी कॉम्पोनेंट अगर आप देखते हैं तो ये 8xy उसके साथ में माइनस y इस तरह से हमें मिल रहा है। राइट, क्यों किया जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपके इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यार लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 बनना चाहिए था। मतलब रियल पार्ट अलग से 0 बनना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी अलग से 0 बनना चाहिए। तो यहां से हमारे पास में दो कंडीशंस बन जाती है, दो इक्वेशंस बन जाती हैं, विच इज बेसिकली 4x² माइनस 4y² प्लस x इज इक्वल टू 0 एंड 8xy माइनस y इज इक्वल टू 0। सो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को हम पिक करके आगे अगर बढ़ना चाहते हैं देन आई गेस सेकंड वाली इक्वेशन हम सभी प्रीफर करेंगे। ध्यान से देखें एक बार सेकंड वाली इक्वेशन को। Why would we prefer that equation? थोड़ी छोटी है, सिंपल है ना। इसको अगर मैं पिक करता हूं, इनफैक्ट इतनी सिंपल है कि मैं यहीं पे कुछ कंक्लूड कर सकता हूं इसको लेकर। सेकंड वाली इक्वेशन में मैं देखता हूं कि मेरा यहाँ पे y कॉमन निकल कर आ रहा है, राइट। एंड y जो आपका यहाँ पे कॉमन निकल रहा है उसको देखते हुए आपके यहाँ पे अंदर अब 8x माइनस 1 भी बन रहा है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज यहाँ से बेसिकली इसने हमें जनरेट करके दे दी है कि अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो या तो y इक्वल टू 0 ले लो या फिर आप x इक्वल टू 1/8 ले लो। दोनों ही केसेस में आपका जो सेकंड इक्वेशन है वो तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। अब अगर साथ ही साथ फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो बस हमारे काम हो गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि एक साथ हम दोनों चीज इसका मतलब अचीव कर पाएंगे। सो हम यहाँ पे इसलिए केसेस में अपने डिस्कशन को आप स्प्लिट करते हैं और हम यहाँ पर केस बनाते हैं कुछ ऐसा कि केस 1 में हम लेके चलते हैं जहां पे हमने y को 0 कर ही दिया है। अगर हमने y को 0 कर ही दिया है तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन क्या जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आपके यहाँ पे बन जाती है 4x² एंड प्लस x इज इक्वल टू 0, विच एक्चुअली गिव्स अस x कॉमन निकाल के
4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां से हमें मिलते हैं, एक x इक्वल टू 0 मिल रहा है और x इक्वल टू -1/4 मिल रहा है। सो अगर आपके कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो दो कॉम्बिनेशन आएंगे, 0 के साथ में 0, -1/4 के साथ में 0, तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस केस से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे ही आप यहाँ पे केस 2 के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। सो आपके यहाँ पर जो सेकंड केस है उसके लिए आपके लिखेंगे, सेकंड केस में आप बोलते हैं कि x इक्वल टू 1/8 हम मान के चलते हैं कि हम यूज करना चाहते हैं। तो x इक्वल टू 1/8 यूज करना चाहते हैं, तो सेकंड कंडीशन तो ट्रू है ही है, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू कब हो जाएगी, जब हम यहां से ही अपना y कैलकुलेट कर लेंगे। सो 4 के साथ में आ जाएगा यहाँ पे 1/64, उसके साथ में आएगा -4y² एंड यहाँ पे आ रहा है आपका 1/8, राइट। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ये आपका कैंसिल करके हो जाएगा 16 एंड इसके साथ में अगर ऐड करना है तो हो जाएगा आपका 3/16, ध्यान से देखना, और ये आएगा आपका 4y² के बराबर। अगर ये 4y² के बराबर आया है, इसका मतलब आप y² की वैल्यू लिख सकते हैं 3/64 एंड दैट्स वाई y के भी यहाँ पर जो है हमारे पास में दो आंसर्स निकल रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस के हाथ में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे होंगे शायद आपको दो, लेकिन दो हैं, ये प्लस वाला एक आंसर है, माइनस वाला एक आंसर है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली आपकी पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है ना। यहां से दो पॉसिबिलिटीज बनी है और वैसे ही दो पॉसिबिलिटीज नीचे से भी आपकी बनने वाली है। सो जैसे ही आप यहाँ पे अपने सारी चारों कॉम्बिनेशंस को लिख लोगे, उनके मॉडल्स को लिखना भी हमें कोई खास बात नहीं है, मॉडल्स का स्क्वायर करना भी इजी है, उन सबको फिर ऐड कर लेंगे, राइट। सो वॉट एवर दे आर गिविंग राइट नाउ टू कैलकुलेट, है ना, ये हमारे लिए काफी इजी अब काम बचा है। जो भी z लाई करते हैं इस सेट के अंदर, s नाम के सेट के अंदर, उनके मॉडल्स का स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है ना। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बनता है क्या, 0 एंड 0, तो 0 0 को मॉडल्स एंड उसका स्क्वायर, ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में एक कॉम्बिनेशन बनता है -1/4, 0, है ना, उसके मॉडल्स का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आएगा, है ना, क्योंकि -1/4 जो है उसका मॉडल्स 1/4 है और उसका स्क्वायर करके 1/16 यहां पर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास में है उसका कॉम्बिनेशन 1/8 एंड √3/8 आयोटा है, उसका मॉडल्स कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लेकिन फिर √ को हटाना है, ठीक है ना, मॉडल्स का स्क्वायर करना है इसलिए, तो आपके इसमें यहां पर कितना बनता है, ये हो जाएगा 1/64 एंड प्लस 3/64, राइट। अगर मैं लास्ट वाला कॉम्बिनेशन यहां पर देखता हूं तो यहां से प्लस और यहां से माइनस वाला कॉम्बिनेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसके मॉडल्स का स्क्वायर भी कितना आएगा, जो पहले वाले का आया था, ठीक है ना। यहाँ पे 1/64, यहाँ पे 3/64 आपका बनने वाला है। सो इसी चीज को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, राइट। सो ओवरऑल इफ यू लुक एट इट, तो 1/16 आएगा, यहां से अगर आप 4/64 को कैंसिल करते हैं तो 1/16 यहां पर भी है, इंटू 2 है, मतलब दोनों को मिला के 3/16 आपका फाइनल आंसर बन रहा है ना। 3/16 मतलब आपका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए। इज दैट फाइन? बढ़े आगे, आपका एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, इस तरह के सवाल आपके PYQs में भी आपने सॉल्व किए होंगे और क्लासेस में तो आपने डेफिनेटली सॉल्व किए होंगे। सो नॉट अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा ऑन 22 जनवरी, है ना। आपको ऐसा लगा होगा कि देखा हुआ सवाल हमें यहाँ पे मिल गया है सॉल्व करने के लिए। दैट इज अ वेरी कॉन्फिडेंस गिविंग आइडिया, जब पेपर में हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो देखा हुआ सवाल है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, क्या ये भी आप लोगों को देखा हुआ लग रहा है, लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपकी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री का सवाल है ये, है ना, और काफी वेल नोन सी ही आपकी ज्योमेट्री है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा चेंज आप डेफिनेटली इनिशियली करना चाहोगे इस केस में, कि यहाँ पे ये 2z लिखा हुआ है ना, हमें यूजुअली डायरेक्टली z देखने की आदत होती है, तो पूरी इनइक्वालिटी को आप यहाँ पे 2 से डिवाइड पहले करवा लो। पूरी इनइक्वालिटी को अगर आप इस क्वेश्चन में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके उसमें आ जाएगा 3/2, उसके साथ में आ जाएगा यहाँ पे मॉड के अंदर z माइनस 3/2 एंड देन 1 + i, है ना, सब जगह 2 से डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/2। तो ये कहना क्या चाहता है, ये बेसिकली कहना चाहता है, आप इक्वल टू करके देख सकते हो अगर आपको डाउट आता है तो, ठीक है ना, कि z माइनस z1 का मॉड इक्वल टू 7/2, z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू 7/2 बेसिकली एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर z1 पे है और रेडियस 7/2 के बराबर है। इक्वल टू इस तरफ भी हो सकता है, तो z माइनस z1 का मॉड इक्वल टू 3/2, तो यहां पर भी आपका सेंटर z1 ही है अभी भी, लेकिन रेडियस कम हो गया है, रेडियस आपका 3/2 हो गया है। मतलब दो सर्कल्स का कहीं ना कहीं यहां पे इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का ही सेंटर तो यही है, बीच वाला जो यहाँ पे नंबर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन रेडियस एक का 3/2 है, दूसरे का 7/2 है, राइट। सो इसको अगर आप प्लॉट करते हैं तो इसका सिचुएशन कैसा बनने वाला है आपका, यहाँ पे अगर आप इसको प्लॉट करते हैं, सो एक आएगा आपका थोड़ा छोटा सर्कल, एक बनेगा आपका थोड़ा बड़ा सर्कल, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक है, दोनों सर्कल आपके कॉन्सेंट्रिक है, राइट। अच्छा, दोनों का सेंटर आप यहाँ पे एक साथ अगर मार्क करना चाहे तो कर सकते हैं, दोनों का ही सेंटर कहां पर है। अगर मैं कोऑर्डिनेट लैंग्वेज में इसको लिखता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोऑर्डिनेट के लैंग्वेज में ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, 3/2, ठीक है ना, 3/2, 3/2 यहां पर आपका सेंटर आ गया। अगर मैं रेडियस यहां पे मार्क करता हूं
तो वो भी ठीक है, वो भी यहाँ पे जो है इजीली हो जाएगा। एक है रेडियस आपका यहाँ पे 3/2 के बराबर, एक रेडियस है आपका 7/2 के बराबर, ठीक है ना। आगे लेकिन करना क्या है, हमने यहाँ पे ज्योमेट्री तो समझ लिया है, हमें यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आई है ज्योमेट्री समझने में। अच्छा एक चीज और, अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आपको नहीं आई है क्लैरिटी अभी तक, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज को आप स्टडी कर सकते हैं। इनइक्वालिटी के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 7/2, मतलब हम यहाँ पे बड़े सर्कल के अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन 3/2 से ग्रेटर रखना चाहते हैं, राइट। मतलब हम यहाँ पे ये जो 3/2 वाला सर्कल है इसके बाहर रहना चाहते हैं। सो अगर आप इसको पूरी तरह से शेड करके अगर मार्क करना चाहें, देन दिस इज द शेडेड रीजन वेयर योर z कैन लाई। और क्योंकि इक्वालिटी है इसलिए आप ये येलो कलर की बाउंड्री पे भी जा सकते हो, येलो कलर की बाउंड्री पे भी आप जा सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट दे वांट अस टू कैलकुलेट इज दिस, उसका भी मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल के बताना है। तो आपका ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है ना, 5/2 एंड देन 3/2 वाला जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है ये तो आपका फिक्स पॉइंट है। z लेकिन यहाँ पे व्हाइट वाले रीजन में कहीं पर भी हो सकता है। सो मिनिमम करने के लिए हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकालना है, दैट इज द ओनली टास्क इन हैंड। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपका जो पॉइंट है वो कौन सा यहाँ पर हमने लेना चाहिए, z के साथ में क्या है यहाँ पर पॉइंट जिसका डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। क्या ये क्लियर है कि डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि मॉडुलस का जो यहाँ पर बात चलती है तो हमेशा डिस्टेंस की ही बात होती है। अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको देता हूँ z1 z2 और बोलता हूँ कि इनके बीच का डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये जो वेक्टर है z1 माइनस z2 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड बता दोगे। सो ये जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है इन द लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वही लैंग्वेज यहां पे हमें दिखाई दे रही है क्या, थोड़ी सी लैंग्वेज मिसिंग है, सही नहीं है, तो उसको हम यहां पे कैसे टैकल कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अच्छा यहां पर इन्होंने जो है बीच में माइनस का साइन दिया होता तो बढ़िया हो गया होता। सो मॉडुलस के अंदर z के साथ में माइनस करते हुए अगर मैं लिखता हूं -5/2 एंड -3/2i, राइट, देन दिस इज मच मोर इन लाइन विथ व्हाट वी एक्चुअली वांट, राइट। सो मतलब ये है वो फिक्स्ड पॉइंट जिसको हमने यहाँ पे मार्क करना चाहिए, और ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है जो बेसिकली इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। सो -5/2 -3/2 अगर मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, सो कहाँ जाएगा ये -5/2 -3/2 कहाँ जाएगा, ठीक है ना, इट कैन बी समवेयर हियर। थोड़ा सा सोच के देखो, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है जबकि ये आपका नेगेटिव नेगेटिव है। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ कहीं जा रहा है और वो आपका सेंटर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं है। तो इसको P मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ऐसे हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में अब हमें पता चल चुके हैं। मैं चाहता हूं कि Z का डिस्टेंस इस पॉइंट से कम आए। सो कम से कम डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर को ज्वाइन करने वाला आपका यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर जो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट हमें मिल रहा है वही सबसे कम डिस्टेंस वाला पॉइंट आपका होगा। तो व्हेन Z विल बी सिटिंग एट Q पोजिशन, Z कहीं पर भी हो सकता है लेकिन जब वो Q पे बैठा हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P से देखने के लिए मिलेगा, मिनिमम वैल्यू आपको इस मॉडुलस की देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर जो तरीका होना चाहिए वो क्या है भाई, आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं PQ डिस्टेंस, राइट, जो हमसे यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है, मिनिमम मॉडुलस मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो आपसे पूछा गया है PQ, वो आ जाएगा कितना, CP माइनस CQ। इज दैट फाइन? C से लेके P तक और C से लेके Q तक का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो C से लेके P तक हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें दोनों ही पॉइंट्स पता है। सो दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 16 एंड दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 9। और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, CQ क्या है आपका बड़ा वाला रेडियस विच इज 7/2। सो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 7/2 एंड हाउ मच दैट इज, ये हो जाएगा आपका 3/2 के बराबर। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ज्योमेट्री डेफिनेटली है लेकिन कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि हमें कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। इट इज जस्ट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कि आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यार दोनों सर्कल के बीच वाला रीजन यहाँ पे हमें एड्रेस करना है, पॉइंट से आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, ए दिया है यहाँ पर हमें कोई एक रीजन है जो फिर से एक सर्कल की तरह नजर आ रहा है एंड जो सेकंड वाला रीजन है ये भी आपको नजर आना चाहिए एज एन इलिप्स, ये भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब क्या बताना है, हम यहाँ पे फिर से अब डिस्टेंस की बात करनी है। देखो ये एक्सप्रेशन बार बार आता है, z1 माइनस z2 का मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। z1 कहां से आ रहा है, A सेट में से कोई एक पॉइंट है एंड z2 आ रहा है B सेट में से कोई एक पॉइंट है। हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, हमें मैक्सिमाइज करना। तो फिर से फिगर में हम यहाँ पे ये चीज इजीली नोटिस कर पाएंगे। सो नॉट टू वरी, क्या करेंगे यहाँ पर, देखो दो फिगर्स हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। आई थिंक सेकंड वाला पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। सेकंड वाला फिगर जो है आपका इलिप्स का है, सेकंड वाला फिगर आपका इलिप्स का है, कैसे पता चल रहा है, सेकंड वाला फिगर आपका इलिप्स है, ये कैसे पता,
तो बेसिकली हम यहाँ पे एलिप्स के अंदर एक डेफिनेशन जानते हैं विच इज व्हाट PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a। जब भी हम यहाँ पे फोकस के साथ में डिस्टेंसेस देखते हैं, है ना, फोकस के साथ में डिस्टेंसेस मतलब फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का देखते हैं, सो एलिप्स क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि इनका सम हमेशा कांस्टेंट निकल कर आता है, और वही डेफिनेशन यहाँ पर एक्चुअली लिखी हुई है। एंड सिंस दैट डेफिनेशन इज क्लियर टू अस, इसलिए हम यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट तो z मान रहे हैं जो एलिप्स के ऊपर लाया करने वाला पॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फिक्स पॉइंट है मतलब आपके फोकस हैं वो भी हम यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। एक है आपका -2,0 और एक है आपका 2,0, है ना, ये आपके फोकस के वैल्यूज हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए विदाउट इवन ओपनिंग, विदाउट इवन स्टडिंग एनी फर्दर, कि ये जो आपका वैल्यू है ये एक्चुअली 2a से मैच करता है। मतलब a का वैल्यू आपका बेसिकली 5/2 के बराबर है। a क्या होता है? a लोकेशन होता है आपके वर्टेक्स का। इज दैट फाइन? वर्टेक्स का लोकेशन होता है, मतलब ये वाला जो लोकेशन है इसको 5/2, 0 मार्क कर सकते हो, राइट, 5/2, 0। सो नाउ दिस सिचुएशन इज, है ना, वेरी वेल नोन। हमारे पास में यहाँ पे जहां पे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के आप उनको ऐड करके कांस्टेंट के बराबर करते हो, उसमें फिक्स पॉइंट हमारे फोकस होते हैं, डिस्टेंस आपका 2a के बराबर होता है, फिगर हमारा एक एलिप्स बन रहा होता है। इतना हमने अगर मार्क कर लिया है, देन अगेन ड्रॉइंग दिस बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अस। क्यों? क्योंकि ये तो एक सर्कल है ही, ये तो एक सर्कल है ही। और इस सर्कल में खास बात क्या है? इस सर्कल में खास बात ये है कि इसका सेंटर 2,0 पे ही है। सेंटर इसका 2,0 पे, मतलब इस फोकस पे इसका सेंटर है, और क्योंकि रेडियस इसका 4 यूनिट के बराबर है, तो वो कहां से पास हो जाएगा? वो एक्चुअली आपके S1 वाले लोकेशन से पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा एक शानदार सा सर्कल हम यहाँ पे एक्चुअली बनाना चाहते हैं। लेट मी जस्ट ट्राई एंड ड्रॉ दिस, जिसमें हम ये कहते हैं कि यार आपका जो सर्कल है वो ऐसा कुछ बनेगा कि उसका सेंटर कहां पे होने वाला है? सेंटर उसका S2 पे होगा और वो S1 से पास हो जाएगा। अब जब मेरे पास में ये दोनों ज्योमेट्रीज हैं, एलिप्स भी है मेरे पास में, सर्कल भी है, और कोई अगर मुझसे पूछता है कि एक पॉइंट आपको एलिप्स पे लेना है, एक पॉइंट आपको सर्कल पे लेना है, एंड ये जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर रखो और फिर बताओ कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, तो हम बोलेंगे अगर मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस आपको चाहिए तो मैं तो केवल ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूं। ऑब्जर्वेशन से ही हम यहां पे देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट एलिप्स का सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, एंड अगर आप यहां पे इसको 5/2, 0 मार्क कर रहे हैं तो इसको -5/2, 0 भी तो मार्क कर ही सकते थे, इस तरफ वाला वर्टेक्स को। और सर्कल का राइट मोस्ट पॉइंट कितना है? आपका रेडियस क्योंकि 4 के बराबर है, तो सेंटर जो कि 2 है वहां से 4 यूनिट आगे जाके ये हो जाएगा आपका 6,0, राइट। सो सबसे ज्यादा डिस्टेंस, यही सवाल है। तो आपको मतलब ये 6 ओरिजिन के राइट हैंड साइड में 6 यूनिट्स, पीछे आपके इसमें 5/2 यूनिट्स, यही बताना है टोटल करके कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। तो Z1 माइनस Z2 के मॉड का मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 6 माइनस -5/2 विच इज बेसिकली 17/2 के बराबर, राइट। 6 प्लस 5/2 आएगा, सॉल्व करके 17/2 बनता है, विच इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। कोई कैलकुलेशन नहीं, आपको यहां पर केवल ये ज्योमेट्री सही तरीके से प्लॉट करनी है और आपको अपना आंसर निकालते आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहां पर देखो क्या हो रहा है। यहां हमारे पास में फिर से जो ज्योमेट्री दी है वो बेसिकली एक सर्कल की है। Z be a complex number satisfying this condition and having maximum positive principal argument. Now this question is a good question, क्योंकि यहां पर केवल डिस्टेंस की बात नहीं चल रही है, यहां पर हमें एग्जैक्ट जो आपका यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको भी समहाउ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखते हैं यहां पर एक एक करके आइडियाज डिकोड करेंगे। ऑलराइट, सो एक तो पक्की बात है यहां पर कि हमारे पास ये जो सर्कल है इसका सेंटर 5 पे है और रेडियस इसका केवल 3 है। क्योंकि रेडियस इसका 3 है, इसका मतलब ये y एक्सिस से तो काफी दूर है, राइट। इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं देन द फिगर विल लुक लाइक दिस, जो हम यहां पे अभी देख पा रहे हैं। 5 पे इसका सेंटर है एंड रेडियस इसका मात्र 3 के बराबर है, राइट। Z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है एंड हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप जब भी देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करके एक वेक्टर बनाते हैं और उस वेक्टर का एंगल देखना होता है हमें किसके साथ में, उस वेक्टर का एंगल देखना होता है हमें एक्स एक्सिस के साथ में कितना बन रहा है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आप यहां पे ये नोटिस करो कि सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट वाला जो आपके यहां पे पॉइंट बनेगा, इट विल बी द पॉइंट जो टेंजेंसी शोकेस करेगा ऑन द अपर साइड। ये चीज आपको ज्योमेट्रिकली रियलाइज होना चाहिए, है ना। आप यहां पे एक बार सोच के देख सकते हैं कि अगर मेरी लाइन कहीं और हो, ठीक है ना,
तो आप यहाँ पे अपनी लाइन को इधर उधर करके देख सकते हैं। इन द सेंस आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट को बेसिकली देख रहे हो, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट को आप यहाँ पे देखते जाओ, इस एंगल को भी देखते जाना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे, यहाँ पर तो आपका एंगल और नेगेटिव हो गया, नेगेटिव एंगल तो बहुत ही बुरी बात है ना, वो आपका बड़ा कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, हमें मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ आके कहीं जीरो हुआ है, जैसे जैसे आप यहाँ पे इसको ऊपर उठा रहे हैं, ये आपका एंगल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बड़ा है, बट देन अगेन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़े एंगल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कहाँ पर मिलेगा आपको, ये आपको एंगल मिलने वाला है टेंजेंसी वाले लोकेशन पे। सो एक बार आपका ये टेंजेंसी वाला लोकेशन आ रहा है, वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे फाइंड करना है, ये चीज आपने अगर लॉक कर ली तो हम यहाँ पे अब ज्योमेट्री को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन पहले ये लॉक करना जरूरी है कि हाँ यही पॉइंट है जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो उसके लिए क्या करेंगे, आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो उसको हम अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, राइट। एंड क्योंकि आपका यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, 5 के बराबर है, और ये आपका 3 के बराबर है। मतलब अगर आप कभी भी चाहते हैं तो ये डिस्टेंस 4 के बराबर होगा, इसको अगर लिख के रखना चाहो तो लिख के रख सकते हो। ये डिस्टेंस आपको ओवरऑल 5 तो देखो हमें दिख ही रहा है ना, इसके अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो वी नो दिस राइट एंगल ट्रायंगल प्रीटी वेल नाउ, लेकिन मैं चाहता हूं कि एग्जैक्टली इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाए, एग्जैक्टली इस लोकेशन का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको अल्फा कोमा बीटा कहता हूं, ठीक है ना तो सोचो जरा, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दूं, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दूं, ठीक है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका यहां पे 3 cos थीटा, थीटा किसको बोल रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर एंगल को मैं थीटा बोलना चाहता हूं, ठीक है ना। इस एंगल को अगर मैं थीटा कहता हूं, सो मेरा जो 3 cos थीटा है वो ये छोटा वाला लेंथ आएगा, राइट। और उसको अगर मैं 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वही अल्फा के बराबर की वैल्यू होना चाहिए। अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक है, अल्फा की वैल्यू ओरिजिन से इस पॉइंट तक है, फिर हम ऊपर चले गए, इसलिए यहां पर ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका अल्फा के बराबर बना है। सो अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 में से ये जो 3 cos थीटा है इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, और जो बीटा वाला वैल्यू है वो तो डायरेक्टली यहीं से हम ऊपर गए हैं, तो ये ग्रीन कलर का जो हाइट है ये कितना है आपका, 3 sin थीटा के बराबर है। मतलब मैं यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा इफ आई नो कि ये tan थीटा sin थीटा cos थीटा कितना आना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर अपना जो ओरिजिनल ट्रायंगल उसको लेकर आ सकते हो डिस्कशन में। ये जो 4, 3 and 5 वाला आपका ट्रायंगल है उसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे अगर मैंने थीटा मार्क किया है, देन आपका जो sin थीटा का वैल्यू आना चाहिए, ध्यान से देखो, sin थीटा का जो आपका वैल्यू आना चाहिए सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस वो 4/5 के बराबर आ रहा है, और cos थीटा का जो आपका वैल्यू आना चाहिए वो है पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये आपका 3/5 के बराबर आना चाहिए। दिस इज द सेम थीटा जो हम यहाँ पे नीचे यूज करना चाहते हैं, तो इसको आप यूज करके अपना अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा के वैल्यूज आपके क्या निकल कर आएंगे, है ना। यहाँ से अल्फा का वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा मतलब 9/5 एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस 16/5। अगर बीटा की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो दैट इज 3 into sin थीटा, 3 into sin थीटा इज डायरेक्टली 12/5, राइट। सो ये दो आंसर्स आपके यहाँ पे अल्फा बीटा के निकले हैं। नाउ व्हाट वी वांट, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो हम इस तरह की वैल्यू कुछ कैलकुलेट करके अपना फाइनल आंसर बताना चाहते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस राइट आउट द वैल्यू ऑफ z क्लियरली ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दैट इज गोइंग टू बी z विच इज 16/5 प्लस i टाइम्स ऑफ 12/5, है ना। ये आपका बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको जो आगे चल के यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली जा रही है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर आपका 5z है, नीचे 5iz है, ऊपर 5z है नीचे 5iz है, मतलब 5z तो देखो मुझे चाहिए ही, तो 5z की वैल्यू आपकी 16 + 12i निकली है, और 5iz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप i मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर तो ये आपका -12 हो जाएगा और ये 16i हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द टू वैल्यूज विच वी हैव रिटन डाउन। नाउ लेट अस गेट टू द एक्सप्रेशन जहां से हमारा फाइनल आंसर निकलने वाला है। अब हम अपने आंसर की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2-4 स्टेप में आंसर निकलेगा। सो वो क्या है, यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, मॉड के अंदर हमने यहाँ पे 5z जो था उसके अंदर 12 सब्ट्रैक्ट करवा दिया, 5z की वैल्यू हमें दिख रही है, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो कितना बचेगा, 4 + 12i। नीचे देखते हैं तो ये 5iz की वैल्यू के साथ में क्या कर रहा है, 16 ऐड करवा रहा है, तो 16 अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं तो हो जाएगा 4 + 16i, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे से 4 कैंसिल करके 1 + 3i और नीचे यहाँ पे 1 + 4i कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। सो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा आपका इसमें 10 एंड नीचे आ जाएगा आपका इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 17। सो जस्ट कैंसिल आउट द टर्म्स, यहाँ से कैंसिल करके आपको ओवरऑल 20 वैल्यू मिल रही है जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है ना। 20 मतलब थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका
करेक्ट होना चाहिए, राइट। अच्छा सवाल है इन द सेंस कि आपको यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए बोला है, तो हम यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री वगैरह इस्तेमाल करके उस कोऑर्डिनेट तक पहुंच रहे हैं, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। ये वाला अच्छा सवाल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखो, एक तो आपके पास में जो दिया हुआ इक्वेशन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है, और दूसरा वाला इक्वेशन हम जानते हैं कि सर्कल का इक्वेशन है। मतलब ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे, राइट। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि एक ऐसा z हमें आइडेंटिफाई करना है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है एंड इसको भी सेटिस्फाई करता है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स की यहां पर बात चल रही है। एंड अगेन हमारे पास में जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके मॉडुलस का स्क्वायर हमें सिग्मा करके फाइनली यहां पर बताना है, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहां पर लेंदी हो जाएगा इफ यू मतलब डायरेक्टली इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने यहां पर सोचना चाहिए, एंड सोचना हमने ये है कि यार अल्टीमेटली तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में इंटरेस्टेड हूं। मैं एक्चुअल इनकी कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन क्या आने वाली है ना, ये एग्जैक्टली कौन सी लाइन की इक्वेशन दिखेगी, ये एग्जैक्टली कौन सी सर्कल की इक्वेशन दिखेगी, वो इक्वेशन तक पहुंचना मेरा मेन टारगेट नहीं है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना मेरा मेन टारगेट है, राइट। सो इसकी ज्योमेट्री क्योंकि स्टडी करना ज्यादा आसान है, तो आप पहले यहां पर रियलाइज करो कि ये क्या बनाने में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक्स और वाई एक्सिस अगर इस तरह से है, राइट, ये अगर हमारे एक्स और वाई एक्सिस है, तो आप यहां पर मुझे बताओ कि हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं, राइट, वो क्या क्या है यहां पे डिस्कशन में। एक पॉइंट है आपका 2i और एक पॉइंट है आपका 6i, ठीक है ना। 2i और 6i आपका यहां पे पॉइंट है, और आप यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब लिखते हैं तो ये किस चीज का इक्वेशन है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। कौन से लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है? यही वाला लाइन सेगमेंट, ये जो AB लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है ये, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल कर रहा है फ्रॉम बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स, राइट। सो जैसे ही आप यहां पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? आपको बेसिकली 4i पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है? 4i हाइट पे। और 4i हाइट पे अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल हाइट मिली है, मतलब इसके ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट जो होगा वो हमेशा ही x+4i फॉर्मेट को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? x+4i फॉर्मेट को। तो ये तो हमने गारंटी कर ली कि x+4i विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अब मुझे बस ये गारंटी करना है कि इसने इसको भी सेटिस्फाई कर देना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम इसको इनपुट में ही इस्तेमाल कर लें और यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इनपुट में इस्तेमाल करने के बाद जो x कैलकुलेट होकर आएगा वही तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हमें वही निकालना है। हमें और कुछ चाहिए ही नहीं इस क्वेश्चन में, हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही स्पेसिफिकली पूछ रहा है, उसी का यहां पर आगे कुछ काम है। सो अगर मैं x+4i यहां पे इनपुट में डालता हूं तो यहां पे हो जाएगा x-8 एंड उसके साथ में 6i। नीचे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में यहां पर आ जाएगा x+6i। मॉड्यूलस करना है, इक्वल टू में हमें 2/3 करना है। सो अगर मैं यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूं तो मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा, और मॉडुलस के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना एक्चुअली ज्यादा आसान है, राइट। सो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करके क्या होगा? अच्छा, यहां पर हमारे पास में क्या है? यहां पे हमारे पास में एक्चुअली नीचे 5 है, राइट। नीचे हमारे पास में, अच्छा 2/5 क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे 3/5 है, उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 3/5 है, राइट। अच्छा, तो आपके पास में अब यहाँ पे जो मॉडुलस का स्क्वायर आने वाला है उसके अंदर क्या आ जाएगा? x-8 का होल स्क्वायर, उसके साथ में 36 एंड इसके अंदर 25 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। राइट हैंड साइड में 9 के साथ में आपको यहाँ पे x² + 36 मिलने वाला है, ठीक है ना। सो इफ आई ओपन दिस तो मेरे पास में क्या क्या आ जाएगा? मेरे पास में एक तो x² आएगा, लेकिन साथ में 25 मल्टीप्लाई कर लो। फिर यहां पर मेरे पास में -16x आएगा, लेकिन साथ में 25 मल्टीप्लाई कर लो। साथ में मेरे पास में 64 आएगा, बट साथ में 25 मल्टीप्लाई कर लो, और यहां पे 36 × 625 भी हमें मिलने वाला है। ये आपका LHS के इतने सारे टर्म्स हैं। RHS में आपके इसमें 9x² एंड 9 × 36 भी मिल रहा है। ऑलराइट, सो क्या करेंगे इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे हम चाहते हैं कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और देखिए कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिजल्ट जनरेट कर रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो यहां पर आपका 16x² बचेगा। उसके साथ में अगर आप देखते हैं तो x वाला टर्म तो देखो एक ही है, इसको ऐसे रहने देते हैं, -16 × 25 × x। अगर आप कांस्टेंट टर्म के साथ में लेकिन देखते हैं तो काफी सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हैं, जिसमें से एक चीज अच्छी सी आप यहां पे जो कर सकते हो क्या है? इन दोनों को मर्ज कर सकते हो, ठीक है ना। सो यहां पे कितना हो जाएगा? 64 × 25 को तो रहने देते हैं ऐसा ही, है ना। इसको कैलकुलेट करना आसान है वैसे तो,
बट जाने दो, रहने दो, जैसा भी है, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं लेके आता हूं तो 36 कॉमन निकाल के 25 माइनस 9 बनेगा, विच विल बी इक्वल टू 16। सो हो जाएगा आपका 36 कॉमन निकाल के 16 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट आई गेस हम सब देख पा रहे हैं कि यार यहाँ पे ये अच्छा अरेंजमेंट बन चुका है। वी कैन कैंसल आउट 16 थ्रू आउट। यहां से 16 जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा तो 4 बचेगा, यहां से भी आपका 16 जाने वाला है। सो ओवरऑल आपकी जो क्वाड्रेटिक आ रही है दैट इज बेसिकली x स्क्वायर माइनस 25x, एंड साथ में आ जाएगा आपके पास में कितना 100 एंड 136। ऑलराइट, सो एट दिस पॉइंट आप यहां पे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर पाएंगे। फैक्टराइज करोगे तो आपके यहाँ पे रूट्स भी आप ध्यान से देखो क्या बनने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये अच्छे रूट्स आएंगे एक्चुअली। 17 और 8 आपके यहाँ पे रूट्स आएंगे, है ना, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है ना। आप यहाँ पे 17 और 8 के साथ में तो कंफर्म कर सकते हैं कि 25 आपका मैच हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लो, ठीक है ना। 56 आएगा एंड देन 8 के साथ में आपका यहाँ पे 136 है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो 17 और 8 यहाँ से बनने वाले हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे x की वैल्यू पता चल जाती है, y तो हमें पहले से बताना था ना 4 के बराबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे रेडी हो गए। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे बेसिकली यहाँ पर रेडी हो गए हैं, जिसके लिए हमें क्या निकालना है, सिग्मा मॉड z का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज द लास्ट स्टेप फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नाउ हमें करना है सिग्मा मॉड z का स्क्वायर फॉर ऑल द वैल्यूज जो बिलोंग करते हैं इस सेट के अंदर, राइट। सो इस सेट के अंदर क्या है, 17 के साथ में 4, 17 के साथ में 4 है ना, 17 प्लस 4 आए, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोचो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही आपके इसमें यहां पर कितना आ जाएगा, 8 एंड 4 का कॉम्बिनेशन, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका, ओके, ये आ जाएगा आपका कितना 64 एंड प्लस 4 स्क्वायर, है ना। इसको भी 8 स्क्वायर लिख देंगे। बस आपको यहां पर यही छोटा सा काम करना है, सारे स्क्वायर्स यहां पे अच्छे तरीके से ओपन करना है, सबको ऐड करना है और फाइनल आंसर यहां पे पता करना है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर अगर आप यहां पे देखेंगे तो 385 आपके यहां पर फाइनल आंसर बन जाएगा। लास्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन इज व्हाट आई एम लिविंग अप टू यू विद द होप कि आप यहां पे कोई गलती नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो आपके यहां पे 385 आंसर बनना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, रेगुलर क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व मत करो, है ना। डोंट जस्ट ओपन दिस एंड गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, डोंट जस्ट ओपन दिस एंड गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ज्यादा मेहनत हो जाएगी। यहीं पर मेहनत थोड़ी सी ज्यादा फील हो रही होगी, वैसे तो नहीं है, इसके अंदर कम मेहनत है फॉर श्योर, लेकिन वो करोगे तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत आपको फील होने वाली है, राइट। उस रास्ते पे ना चले तो बेहतर है। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। ये भी बढ़िया सवाल है, z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस 6 का मॉड इज इक्वल टू 5 एंड z प्लस 2 माइनस 6i का मॉड इज इक्वल टू 5, दोनों का मॉड इक्वल टू 5। अच्छा, और ये है भी सर्कल ही, है ना, दोनों मतलब इक्वल रेडियस का सर्कल है, ऐसा कुछ यहां पर हमें देना चाहता है। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, z पहले निकालेंगे तभी तो यहां पे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो z निकालना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, ये 2 सर्कल्स हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे तो हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट आए थे। अब यहाँ पे 2 सर्कल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब 2 सर्कल्स अगर इंटरैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास में काफी अच्छा टॉपिक होता है सर्कल्स चैप्टर में भी, जहां पे हम उनकी पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं। हो सकता है कि दूर दूर हो, अगर सर्कल्स दूर दूर हैं तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा, कोई भी ऐसा z नहीं आएगा जो इसके ऊपर लाया करेगा, राइट। सो अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा उस केस में। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्व हो रहा है, मतलब कुछ तो कॉमन पॉइंट आ रहे होंगे, लेकिन तब भी यहाँ पर इसका अरेंजमेंट कैसा है वो देखने के लिए क्या है रास्ता हमारे पास में, कि पहले वाले सर्कल का सेंटर देखो कहां पर है। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर 6,0 पे है, अगर मैं कोऑर्डिनेट की भाषा में यहां पर बोलता हूं तो। और रेडियस की वैल्यू कितनी है इसकी, रेडियस की वैल्यू इसकी 5 के बराबर है। वैसे ही दूसरे वाले सर्कल का सेंटर कहां पर है, ध्यान से बताना, 2,-6 नहीं है, -2,6 है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सर्कल के लिए जब भी यहाँ पे सेंटर की कैलकुलेशन करनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे बेसिकली एक माइनस साइन एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर, ठीक है ना। तो सही तरीका क्या है इसको लिखने का, z माइनस 2 + 6i, है ना। अब ये बेसिकली आपका क्या बना है, एग्जैक्ट फॉर्मेट बना है, z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू 5, राइट। सो z1 इज बेसिकली व्हाट, ओ सॉरी, -2, z1 इज बेसिकली व्हाट, -2 + 6i, राइट। सो वंस दिस इज डन, तो आप यहाँ पे अपने रेडियस को तो जानते ही है कि कितना है, रेडियस आपका 5 के बराबर है। We will get to know the orientation of these 2 circles once we calculate the distance between C1 and C2. So C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर this minus that का स्क्वायर मतलब 64 एंड अंडर रूट ऑफ this minus that का स्क्वायर मतलब 36, ये आ जाता है आपका एग्जैक्टली 10 के बराबर। एग्जैक्टली 10 के बराबर क्यों बोल रहा हूं
क्योंकि रेडियस का सम भी एग्जैक्टली 10 ही है। इसका मतलब हमारे पास जो सर्कल्स हैं वो क्या है, वो टच करने वाले हमारे सर्कल्स हैं। अगर हमारे पास में टच करने वाले सर्कल्स हैं और वो भी इक्वल रेडियस के सर्कल्स हैं, सर्कल्स टच कर रहे हैं और एकदम इक्वल रेडियस के सर्कल आपके टच कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो बताओ जरा कि क्या हम इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस केस में इजीली निकाल सकते हैं क्या? इस केस में एटलीस्ट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके रेडियस की वैल्यू यहां पर बराबर है। इसीलिए जो दोनों ही सेंटर्स का मिड पॉइंट होगा वही तो आपका यहां पे z होना चाहिए। इनका जो मिड पॉइंट है वही आपका z है। सो यहां पर आपका जो सेंटर है ये क्या है, 6,0। ये जो आपका पॉइंट है दैट इज -2,6। तो अगर मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट करता हूं तो दिस प्लस दैट अपॉन 2 बिकम्स इक्वल टू 2 एंड दिस प्लस दैट अपॉन 2 बिकम्स इक्वल टू 3। मतलब आपका यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर आप वो देखना चाहते हो तो ये 2 + 3i नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा है? 2 + 3i, दैट इज व्हाट इज अवर z। ठीक है, अच्छी बात है। अगर यहां से हमें अपना z पता चल गया है, देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 + 3i, तो यार क्या आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लोगे? ये तो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन हो गया ना। अब इसके पहले तो आपने यहाँ पे एनालिसिस वगैरह किया तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं ओवरऑल इसको, लेकिन नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज कि अगर आपको ये z पता है तो क्या आप इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? एंड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस आपको कभी भी यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी होती है। हम क्या करते हैं, यहां से जो एक आयोटा हटाकर एक्सप्रेशन क्रिएट किया जा सकता है उस एक्सप्रेशन की मदद से इसको रिड्यूस डाउन करने की कोशिश करते हैं। सो आयोटा कैसे हटेगा? आयोटा हटेगा जब मैं इस तरफ 2 को भेजूंगा और स्क्वायर कर लूंगा, राइट? क्योंकि राइट हैंड साइड में फिर आपका क्या हो जाएगा, 3i का स्क्वायर विच विल बेसिकली -9 के बराबर। एंड इसको अगर आप ओपन करते हैं तो z स्क्वायर -4z + 4 ये आ जाएगा आपका -9 के बराबर। मतलब z स्क्वायर के प्लेस में आप 4z - 13 है ना, ऐसा कुछ वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं। सो z स्क्वायर, इसका मतलब अगर मैं रिप्लेस कर सकता हूं तो z क्यूब को भी हम धीरे धीरे रिड्यूस डाउन कर ही सकते हैं, राइट? सो वही स्टेप यहां पर आपको करना है, आपको एक्चुअली सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ये चीज समझना जरूरी है, राइट? सो नाउ व्हाट वी वांट z क्यूब + 3z स्क्वायर -15z एंड +141 का वैल्यू। z क्यूब को मैं लिख रहा हूं यहां पे z इंटू जेड स्क्वायर और z स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं यहां पे 4z - 13। देखा क्या किया? z क्यूब को मैंने लिखा z इंटू जेड स्क्वायर को लिखा मैंने 4z - 13 एंड यहां पे z स्क्वायर तो डायरेक्टली ही आ रहा है तो उसको फिर से लिख देते हैं 4z - 13 -15z एंड देन +141 इज व्हाट वी हैव। यहां पे आपके इसमें क्या बनने वाला है, 4z स्क्वायर। सो z स्क्वायर को फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, 4z - 13, साथ में कितना आ जाएगा -13z, यहां पे आ जाएगा 12z एंड -39 एंड उसके साथ में -15z एंड देन 141। ऑलराइट, सो इफ यू बेसिकली नाउ ओपन दिस तो आपके इसमें क्या क्या आ रहा है, आपके इसमें आ जाएगा 16z, माइनस में आ जाएगा आपके इसमें कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपके इसमें 52, उसके साथ में है कितना -13z एंड देन 12z एंड वी हैव -39 एंड देन -15z एंड +141। बिलीव मी दिस इज द इजियर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये मत बोलना सर इतना सारा कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है ना, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। इफेक्ट भी देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, -z बनाएगा। -z इसके साथ में मिलके क्या हो जाएगा, -16z हो जाएगा, वो इस 16z के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो z का कोई यहां पर जो है अब हमें इनपुट नहीं डालना पड़ेगा, जो भी z वाली क्वांटिटी थी उसकी मदद से जो हमने यहाँ पे एक ट्रांजिशन करने के लिए एक्सप्रेशन क्रिएट किया था उसने कुछ ऐसा काम किया है कि हमें यहाँ पर फाइनल कांस्टेंट देके ही अपना फाइनल आंसर बताना है। एंड कांस्टेंट भी यहाँ पर कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितना बनता है आपका 91 एंड 91 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 141 में से तो 50 आंसर आपके यहाँ पे फाइनली निकलता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, 50 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, बढ़िया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल एंड यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर कि कैसे हम यहां पे अपने क्यूब ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के सवाल को जल्दी से सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि एक साइक्लिक नेचर यहां पर आपको नजर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको साइक्लिक नेचर नहीं नजर आएगा तो आप यहां पे अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आंसर तो वहां से भी आ जाएगा बट बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है ना, उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में और जिस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करें उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखो यहाँ पर क्या है, 7 - 7 9 है,
यहां पे भी 7 माइनस 7 9 है, पोजीशन लेकिन गड़बड़ा गई है। यहां पे भी 7 माइनस 7 9 है, पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। और यहां पे लेकिन फिर कुछ और हो गया है ना, लास्ट वाले ब्रैकेट में कुछ और हुआ है, लेकिन पहले 3 ब्रैकेट काफी एक जैसे हैं। सो क्या मैं यहां पे देख सकता हूं या कुछ करके यहां पर मैं ऐसा कुछ टिकडम लगा सकता हूं कि जैसा ब्रैकेट यहां मुझे दिख रहा है वैसा ही ब्रैकेट यहां बन जाए और वैसा ही ब्रैकेट कुछ यहां बन जाए? क्योंकि इन्होंने अल्फा और बीटा जिस तरह से डिफाइन किए हैं, ये तो आपका ओमेगा ही है और ये आपका ओमेगा स्क्वायर है ना। ये तो छोटी सी बात हमने यहाँ पे आई गेस डिकोड कर ही लेनी चाहिए कि अल्फा बेसिकली ओमेगा है एंड जो आपका बीटा है वो ओमेगा स्क्वायर है। सो बेसिक प्रॉपर्टीज जो ओमेगा की हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब आपका 1 बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 बनेगा, वो सारी अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर अपना जो पहला वाला ब्रैकेट है उसको ज्यादा नहीं हिलाना चाहता। इनफैक्ट मैं बाकी ब्रैकेट्स को इसके जैसा बनाने की कोशिश करना चाहता हूं। सो यहां पे ओमेगा और यहां पे ओमेगा स्क्वायर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, है ना। सो नाउ थिंक ऑफ दिस कि यार इस ब्रैकेट के अंदर 9 आ रहा है, कितना अच्छा होता कि यार यहां पे 9 ओमेगा स्क्वायर होता। मतलब मैं इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं। तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। यहां पे ये ऑलरेडी 7 ओमेगा है, अल्फा मतलब ओमेगा है, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा स्क्वायर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर, मतलब यहां पे केवल 7 बचेगा। देन अगर आप यहां पे देखते हैं तो बीटा ऑलरेडी यहां पे ओमेगा स्क्वायर है, अगर आप ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा। तो आप यहां पे इसके अंदर -7 ओमेगा लिख सकते हैं। पावर में क्या है आपका 20 है, एंड क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो नीचे आपके इसमें ओमेगा की पावर 40 बनेगा, है ना, क्योंकि 20 पावर के साथ में ये सारे काम अंदर हम कर रहे थे। ऑलराइट, देखा यहां पर 7 माइनस 7 ओमेगा 9 ओमेगा स्क्वायर, 7 माइनस 7 ओमेगा 9 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और अगले ब्रैकेट में भी आप ये सेम काम कर सकते हो। अगले ब्रैकेट में जब आप ये सेम काम करोगे तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 9 के साथ में ओमेगा स्क्वायर आए, है ना, सिंपल है यहाँ पे थॉट। 9 के साथ में अभी ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो एक ओमेगा कम पड़ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक ओमेगा मल्टीप्लाई करूंगा तो -7 ओमेगा लुक्स गुड। यहां पे 9 ओमेगा स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन से एकदम मैच। और यहां पे ऑलरेडी बीटा है, बीटा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ही है। सो ओमेगा स्क्वायर के अंदर आप ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, विच विल बी गिविंग अस 1 एज द वैल्यू। और आपने अगर ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा नीचे भी मल्टीप्लाई किया होगा। सो ब्रैकेट के बाहर निकालने पे आपको यहां पर 20 पावर मिलती है। ओके, एंड आगे आपको यहां पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसके अंदर मैं नोटिस करता हूं कि 7 कॉमन निकाल के यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं इसको -1 बोल सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। सो दैट कैन बी रिप्लेस्ड डायरेक्टली। सो हमने जो भी यहां पे एक स्टेप करी है उसके अंदर बेनिफिट क्या हुआ है कि हम यहां से अब ये 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर के पावर 20, जिसको कैलकुलेट करना काफी मुश्किल सा यहाँ पे टास्क लग रहा था, उसको हमने कॉमन निकाल के रख लिया। यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा की पावर 40 बचेगा। लेकिन ओमेगा की पावर 40 में सोचो 39 तक तो 3 के मल्टीपल्स ही हैं, एक ही ओमेगा यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है जिसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। एंड 1 अपॉन ओमेगा की पावर 20 की जगह यहाँ पे ओमेगा की पावर 18 तो देखो हटा ही सकते हैं। 2 बेसिकली यहाँ पर पावर आप अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, विच इज इफेक्टिवली व्हाट द केस इज, ठीक है ना। और लास्ट में आपको यहाँ पे 7 की पावर 20 बना हुआ है। सो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, नीचे ओमेगा क्यूब मतलब 1 हो गया, तो 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे ओमेगा मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो ओमेगा ऊपर आएगा, नीचे ओमेगा क्यूब आपका 1 हो जाएगा। तो 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलके कितना हो रहा है, ये पूरा क्वांटिटी आपका 0 के बराबर जा रहा है। और जैसे ही अगर ये क्वांटिटी आपका 0 के बराबर जाएगा तो आपके उसमें इसका मैटर ही नहीं करता, ये तो आपका 0 हो ही जाने वाला है। मतलब वॉट एवर वी आर लेफ्ट विथ इज द आंसर, है ना। 7 की पावर 20 ही आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इसको लेटर से समथिंग की पावर 10 में लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, समथिंग की पावर 10 अगर आप लिखते हो तो यहां से समथिंग की वैल्यू m की वैल्यू आपकी 49 कंफर्म हो जाती है। राइट, 2 स्टेप का सवाल है लेकिन काफी बढ़िया लगा, जहां पर आपको एक साइक्लिसिटी भी यहां पर नजर आ रही है फॉर द कोएफिशिएंट्स, एंड देन ओमेगा क्यूब आपका 1 के बराबर होता है। ये सारी चीजें हमें सिंपल इस्तेमाल करनी थी। ओके, चलिए यहां वाला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चों को दिक्कत हुई होगी। 21 जनवरी वाले बच्चे काफी खुशी इस सवाल को करके आए होंगे, एंड आप लोग भी यहाँ पर मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे एक्स आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम ये बात बोलते हैं तो हमें यहाँ पे पता है कि मैं जब यहाँ पे पावर 4 लिखने की कोशिश करूंगा
तो ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा के ही बराबर हो जाएगा। 1/ω की पावर 4 1/ω के ही बराबर हो जाएगा। मतलब जो इसके बाद वाला ब्रैकेट आने वाला है वो एग्जैक्टली इस ब्रैकेट से मैच करेगा, वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली मैच करेगा। जो पावर 5 वाला टर्म है उसके अंदर से ओमेगा क्यूब हटाने के बाद में आपके इसमें पावर 2 वाला ब्रैकेट बचेगा। सो पावर 2 वाला जो आपका ब्रैकेट है वो इसके साथ में मैच करेगा। सो आपके जो पहले 3 ब्रैकेट्स हैं इनको अगर आप यहाँ पे एक साथ अगर एक सेट मानते हो तो बार बार यही वाला सेट आपका रिपीट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। बस हमें ये देखना चाहिए कि कितने बार ये काम होने वाला है। ऑलराइट, सो चलो काफी बेसिक सा आइडिया हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है। एंड अगेन हम x तो नहीं देखना चाहते, हम यहाँ पर बेसिकली ओमेगा ही देखना प्रेफर करेंगे। सो लेट अस राइट इट लाइक दिस। यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ω स्क्वायर इसका पावर में 4 है। एंड यहाँ पे आपके इसमें जो ओमेगा क्यूब है वो उसको तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 1 ही लिख दो, ठीक है ना। तो ये जो 3 का सेट है ऐसे कितने सेट बनने वाले हैं वही देख लेते हैं ना। ऐसे कितने सेट बनने वाले हैं, आप यहाँ पे 25 को एक बार अलग कर दो, है ना। उसके अलावा 24 तक अगर आप यहाँ पे देखोगे सो 3 के टोटल 8 सेट्स आप बना सकते हो। एंड देयर इज ऑब्वियसली पीरियोडिसिटी इन द वैल्यूज, बार बार आपकी सेम वैल्यूज यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है ना। सो आप डायरेक्टली उसको इंटू 8 कर सकते हैं। पहले 3 को कैलकुलेट करने की मेहनत करो, बाकी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम आपने यहाँ पर डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा नोटिस किया है, जो किसी के साथ में इस तरह से ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा है तो इसको अलग से लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ओमेगा की पावर 25 में से हम 24 पावर तो वैसे भी अलग निकाल सकते हैं, मतलब वो इसी के बराबर बेसिकली वैल्यू जनरेट करेगा जो होना भी चाहिए, राइट। सो कितना है यहाँ पे, हम फिर से ओमेगा स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 बनेगा, ऊपर अगर किया तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4। यहाँ पे सेम लॉजिक लगाएंगे, ओमेगा ऊपर ओमेगा नीचे, नीचे ओमेगा क्यूब बनेगा मतलब 1, ऊपर है ओमेगा उसके साथ में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मिलके -1 बनाएंगे। सो -1 की पावर में आपका 4 आ जाएगा और ये आपका 2 की पावर में 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली 8 बार इस तरह से आपको ब्रैकेट्स मिलने वाला है। एंड दिस ब्रैकेट इज बेसिकली द फर्स्ट ब्रैकेट, राइट। सो फर्स्ट ब्रैकेट मानते हुए इसको -1 हम ले सकते हैं। यस, एंड विद दैट आई गेस हमारे यहाँ पर काम हो चुका है। ये क्या है 16, 17, 18, ये हो जाएगा आपका 18 × 8 और साथ में आ जाएगा आपका 1। सो यहाँ से आपका फाइनल आंसर बेसिकली 145 बनना चाहिए। एक बार सारे बच्चे चेक कर ले कैलकुलेशंस, ठीक है, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है फिर से, क्योंकि हमारा देखा हुआ सवाल था, हम यहाँ पे जानते हैं कि यार हमें कुछ एक सेट्स बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। सो दैट मेक्स द कैलकुलेशंस प्रीटी इजी फॉर अस। ओके, सो बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस डेफिनेटली डिमांड करता है जेई, क्योंकि आप अगर केवल कॉन्सेप्ट्स अगर देख के जाओगे तो एकदम से एग्जाम में क्वेश्चंस में अपने जो है कन्वर्जन्स क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपको पता रहता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, किस तरह से इसको पिक करना होता है। ऑलराइट, चलिए, सो 145 यहाँ पर हम कंफर्म कर रहे हैं इसका आंसर। एंड लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक चैप्टर एज वेल, है ना। एंड काफी अच्छे वाले क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर के थे हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए हैं। यू कैन फाइंड फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन मार्क्स ऐप, या फिर आपके इसमें अगर बुक है कोई जिसके अंदर आपके, या पीडीएफ है कोई जिसके अंदर आपके पीवाईक्यूज हैं, तो उनको आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। मैंने जो सबसे अच्छे वाले क्वेश्चंस थे वो तो आपके साथ में डेफिनेटली डिस्कस कर रहे हैं। जो एक दो आपके बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस होंगे उनको आप एक बार जाके देख लेना, ठीक है ना। ऑलराइट, बट नहीं भी देखोगे तो चलेगा, जो भी अच्छे वाले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी क्योंकि डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। वही सेम काम करेंगे क्वाड्रेटिक के साथ भी। क्वाड्रेटिक का ये वाला सवाल देखो काफी अच्छा है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज गिवन टू अस इफ बीटा माइनस अल्फा का मॉड, मतलब डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, अगर लाया करता है 1/2 एंड 3/2 के बीच में, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या होंगे, है ना। लैम्डा क्या है, आपका कोई इंटीजर है ना, इसलिए कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ लैम्डास ही हम यहाँ पे निकाल पाएंगे बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्शन। सो अगर आप यहां पे देखते हैं बीटा माइनस अल्फा का मॉड्यूलस, ठीक है, तो क्या यहां पे हम इसको स्क्वायर कर लें, पूरी इनइक्वालिटी को हम यहां पे स्क्वायर कर लें। पूरी इनइक्वालिटी को अगर मैं स्क्वायर कर लूंगा सो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कन्वर्ट करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बनता है ये, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बेसिकली टर्न्स आउट टू बी बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, है ना। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं हर बार, इसमें कोई नई बात नहीं है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखते हैं तो आपकी इक्वेशन से आप क्या निकाल पा रहे हैं, यहां से आ जाएगा आपका 20/12 के बराबर, उसका हो जाएगा स्क्वायर, एंड -4 के साथ में कितना है 3 λ/12। ये क्वांटिटी आपकी 9/4 एंड 1/4 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। सो
यहां अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके पास में कैंसिलेशन होता है 4 के साथ में, 5/3 आपके यहाँ पर बचेगा, तो ये 25/9 अल्टीमेटली होने वाला है स्क्वायर करने के बाद। यहां से आप 12 कैंसिल करके माइनस लैम्डा बचा सकते हैं, एंड दैट्स इट। इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है फॉर लैम्डा, कि लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या क्या आ सकती है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले को कंपेयर करते हैं, फिर राइट हैंड साइड वाले को भी कंपेयर कर लेंगे अलग से। ओके, सो दैट इज द टारगेट नाउ। लेफ्ट हैंड साइड अलग से, राइट हैंड साइड अलग से। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूं तो लैम्डा हैज टू बी लेस देन व्हाट, लैम्डा हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 25/9 एंड -1/4। मतलब लैम्डा हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 100 - 9 मतलब 91/36। ये पहली कंडीशन आपकी आई है जो अपर बाउंड को यहां पर बता रही है कि मैक्स टू मैक्स आप 91/36 तक जा सकते हो, उसके और ऊपर में जाना, उससे तो कम ही आपको रखना है, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट हम यहां पे करना चाहते हैं इस साइड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व। तो लैम्डा उस तरफ जाएगा तो ग्रेटर देन की साइड जाएगा, 9/4 इस तरफ आने वाला है। सो लैम्डा चला गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली साइड, 9/4 आ गया है आपका इस तरफ, ठीक है ना, लेस देन वाली साइड। सो ये हो जाएगा 25/9 - 9/4, राइट। एंड यहां से इक्वेशन आपकी इनइक्वालिटी क्या सजेस्ट करती है, 100 और 81 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 19 और नीचे आ जाएगा आपका 36। सो लैम्डा की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से तो देखो बड़ी होनी ही चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इनके बीच का ही कोई ना कोई जो इंटीजर आ रहा है उसको ही यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे। सो कितने इंटीजर्स मिल रहे हैं बताओ जरा। अगर आप यहाँ पे अपनी रिस्ट्रिक्शन स्टडी करते हैं कि लैम्डा किस इंटरवल में हो सकता है, तो लैम्डा के लिए रिस्ट्रिक्शन निकल कर आई है 91/36 एंड 19/36, ठीक है ना, 19/36, 91/36। सो ये कितना है, ये तो आपका कोई 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वाला वैल्यू है ना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी बेसिकली है। और इसको अगर आप देखते हैं तो 91/36 में आप 2 का मल्टीपल तो यहाँ पे कैंसिल आउट करवा सकते हैं, लेकिन बाकी फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग है। So lambda is some value between 0 point something something and 2 point something something. But lambda has to be some integer. मतलब इस इंटरवल में आपके इसमें कितने इंटीजर आते हैं, इस इंटरवल में आपके इसमें केवल 1 and 2 ही इंटीजर्स आते हैं। 0 से बड़ा होना चाहिए मतलब 1, एंड देन 2 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए, तो 2 तक आप जा सकते हो, राइट। और यहां पे बोला गया कि फाइनली आप उनका सम करके बताओ, तो सम ऑफ वैल्यूज अगर आप यहां पे देखते हैं तो 1 + 2 करके 3 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है, ठीक है ना। मतलब थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में एकदम करेक्ट है। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। लेट अस ट्राई आवर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज दिस। ये सवाल देखो, ये सवाल एक्चुअली आपका इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे डरना नहीं है और ये मान के चलना है कि यार कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर आपने यहाँ पे इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मेट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं हिंट लग जाती है कि नहीं यार कुछ तो अच्छा होगा। यहाँ पे हम शायद ये डालना चाहते हैं, यहीं से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, इतनी प्रैक्टिस हमारी है कि नहीं, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे इस मॉडुलस को टी डालना चाहता हूँ। अगर मैं इस मॉडुलस को टी डालना चाहता हूँ तो क्या इसका जो टी स्क्वायर वाला वैल्यू है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना होगा, टी स्क्वायर। अगर मैं इसको टी लेता हूँ तो टी स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, x + 9 - 6√x। क्या ऐसे कुछ टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, x है, 9 है, 6√x है, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहां पर जो है लेकिन ब्रैकेट लगा के हमें यहां पे जो है थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करी है, लेकिन हम नहीं होने वाले, ठीक है ना। हम यहां पे ऑलरेडी प्रैक्टिस करके बैठे हैं, हमें पता है कि इसको टी लेने से फायदा मिलने वाला है, ठीक है। सो अगर मैं इसको टी लेता हूं तो मेरे पास में -2 + √3 के साथ में टी आएगा, एंड इन तीनों को साथ में लेके मैं क्या बोल सकता हूं कि ये टी का स्क्वायर है। -2√3 यहां पे अलग से आप लिख सकते हो। सो यहां से हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन रही है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर एक टर्म है, -2t है, प्लस √3t है, एंड -2√3 भी हमें मिला है, राइट। सो यहां से t कॉमन निकालते हैं, यहां से √3 कॉमन निकालते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अंदर आपका यहाँ पे t - 2 बचेगा। सो t के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो ये -√3 बन सकता है या फिर ये 2 बन सकता है। किसको एग्री करेंगे हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम एक मॉड वाली क्वांटिटी को आगे चल के यूज करने वाले हैं। सो ये तो हो जाएगा आपका रिजेक्ट। आपका t क्योंकि एक मॉड वाला क्वांटिटी है तो इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, इतना तो हम गारंटी कर रहे हैं, ये सुनो। तो हम t = 2 वाले केस को यहां पे पिक करके आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या है, आपका मॉड ऑफ √x - 3 ये आपका 2 के बराबर है। सो √x - 3 आपका +-2 के बराबर है। सो अगर आप प्लस के साथ में करते हैं तो √x का वैल्यू आपका यहाँ पे 5 के बराबर आता है। अगर आप माइनस के साथ में करते हैं तो ये 1 के बराबर आता है। मतलब x का वैल्यू आपका 25 हो सकता है
या फिर x का वैल्यू आपका 1 हो सकता है। सो इस क्वेश्चन में शायद हमें यह भी पता है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इनको अल्फा बीटा नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा कौन सा है, छोटा वाला, तो अल्फा हम किसको बोलेंगे, 1 को बोलेंगे। सो अल्फा की वैल्यू आ गई है 1 एंड बीटा की वैल्यू आ गई है 25 के बराबर, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर अपनी वैल्यू, आप यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा का अंडर रूट करोगे, राइट। सो कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दैट का अंडर रूट मतलब 5 बनेगा, एंड यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लोगे तो भी 5 बनेगा। सो ओवरऑल आपका 10 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक वाले पैटर्न का सवाल है, राइट। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, the smallest positive integral value of a for which all roots of this equation are real and distinct। ये आपका पोजीशन ऑफ रूट का एक अच्छा सवाल है ना। हालांकि हम क्लास में इससे भी अच्छे सवाल सॉल्व करते हैं जो थोड़े से जेई एडवांस को टच कर जाते हैं, लेकिन यहां पर भी कॉन्सेप्ट वही है। गुड थिंग इज कि कॉन्सेप्ट वही है, राइट, कि आपको यहां पे अगर ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन के सारे रूट्स रियल चाहिए तो आप ऑलरेडी फोर्थ डिग्री में तो अपना काम नहीं करना चाहोगे। हम यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को टी डालने का मन तो हम सबका कर ही रहा है। अगर हम यहां पे एक्स स्क्वायर को टी डालते हैं देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स टी स्क्वायर माइनस 80 + 9 अ वेरी फेवरेबल इक्वेशन फॉर अस, ठीक है ना। अगर मैं अब यहां पे सोचूं कि मुझे यहां पे अल्टीमेटली जो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए वो एक्स के वैल्यूज हैं, सो क्या मैं यहां पर ये सोच पा रहा हूं कि यहां से सॉल्व करके जो मेरे पास में T1 T2 आएंगे वो किस तरह से आगे काम करने वाले हैं। हमें T1 T2 थोड़ी निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो x की वैल्यूज निकालना है। तो हमें अगली स्टेप में क्या करना होगा, T1 को यहां पर रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर के साथ में सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू T1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू T2। पहले वाले से 2 रूट आएंगे, दूसरे वाले से 2 रूट आएंगे, तो ऐसे 4 रूट्स आपको यहां पर मिलेंगे जो कि एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, इसका मतलब क्या है कि यहां से जो हम T1 T2 निकाल रहे हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां पे ये T1 T2 के जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए, राइट। सो इफ यू कैन सॉल्व फॉर दिस कंडीशन आपको यहां पर अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट। करना क्या है, काम तो इसी क्वाड्रेटिक पे करना है क्योंकि वो तो बाई क्वाड्रेटिक है, उसके ऊपर काम करना हमें पसंद नहीं है, काम इसी पे करना है। लेकिन इन्होंने भले ही बोला हो रियल एंड डिस्टिंक्ट, हम तो ये बोलेंगे क्योंकि अगर मैंने ये अचीव कर लिया फॉर टी वाले इक्वेशन तो एक्स वाली इक्वेशन में जो कंडीशन है ऑटोमेटिकली आपकी अचीव हो जाएगी। पॉजिटिव कर दो रूट्स को, है ना, और यहां पे उनको डिस्टिंक्ट भी कर दो, तो 4 अलग अलग आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो अब यहां पे मुझे बताओ कि यार पहली बात तो 2 अलग अलग रूट होना चाहिए, ये बोल के डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो कर ही देते हैं ना। सो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब a माइनस 6 इंटू a प्लस 6। जितना सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं इनइक्वालिटीज को उतना कर लेते हैं। मतलब मैं a की वैल्यू को -6 के पीछे या फिर 6 के आगे ही कहीं ना कहीं पुश करना चाहूंगा टू मीट दिस वेरी बेसिक कंडीशन कि यार कम ऑन, आप चाहते हो कि आपके रूट्स डिस्टिंक्ट हो, आपके रूट्स रियल हो, है ना, तो इतना तो गारंटी कर लो यार कम से कम कि भाई डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। लेकिन केवल डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने से काम तो होगा नहीं, क्योंकि अभी अगर केवल डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो अभी हमने पॉजिटिव की जो है गारंटी थोड़ी ना ली है। तो पॉजिटिव की गारंटी आप कैसे लेते हो, या तो आप एकदम स्टैंडर्ड आइडिया का यहां पर इस्तेमाल करो या फिर आप यहां पे स्मॉलर रूट शुड बी ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हो, राइट। सोच के देखो कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक में छोटे वाले रूट को ही अगर गारंटी कर लेते हो कि वो पॉजिटिव है, सो बड़ा वाला रूट तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा ना, बड़ा वाला रूट तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग नाउ। हम यहां पर कहते हैं कि इक्वेशन के रूट्स क्या है पहले मुझे बताओ। तो टी स्क्वायर माइनस 80 + 9 = 0 इज द इक्वेशन। इसके रूट हमारे पास में आएंगे -b + √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ऐसे हमारे पास में इसके रूट्स निकल कर आएंगे, ठीक है ना। सो इसमें से छोटा वाला रूट कौन सा है, ऑब्वियसली माइनस साइन वाला, ठीक है ना। तो स्मॉलर रूट को भी अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो स्मॉलर रूट को अगर मैं यहां पे उठाता हूं तो बेसिकली a माइनस √(a² - 36 अपॉन 2), इसको अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर देता हूं तो काम हो जाएगा। 2 को पहले सेक्रीफाइस करो, इस क्वांटिटी को उस तरफ भेजो, तो ये आता है आपके इसमें a ग्रेटर देन
अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 36। और इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। हम यहाँ पे पहले स्क्वायरिंग के पहले क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। और कंडीशन क्या है कि यार अगर तो मेरे पास में a नेगेटिव हो जाए तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ही फॉल्स है। मतलब a नेगेटिव वाले आंसर तो आपके इसमें कभी आना ही नहीं चाहिए। a नेगेटिव वाले आंसर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर a नेगेटिव है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव बनेगी। नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव तो कभी भी नहीं होता, नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव तो कभी भी हो नहीं सकता। मतलब मैं यहां पे स्क्वायरिंग कराऊंगा, लेकिन अंडर ओनली दैट कंडीशन व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो स्क्वायरिंग करके कंपेयर करना ओके बात है, नॉट फॉर वैल्यूज जिनके साइन अपोजिट है, राइट। सो इसलिए हम यहां पे a ग्रेटर देन 0 के साथ में अगर यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया कंडीशन आ जाती है, क्योंकि a स्क्वायर ही कैंसिल हो गया है तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचा है, राइट हैंड साइड में माइनस 36 है। सो 0 इज ग्रेटर देन माइनस 36 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब हम यहां से कंक्लूड करेंगे कि ऑल वैल्यूज ऑफ a आर पॉसिबल। बट ऑल वैल्यूज ऑफ a का मतलब कौन से वाले वैल्यूज जिनकी हम बात कर रहे थे, वो उनमें से जो भी आप यहां पे a लेना चाहते हो ले सकते हो। ये कंडीशन हमेशा आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। और जैसे आप यहां पर कहते हैं कि नहीं मुझे तो यहां पर क्या चाहिए, मुझे a ग्रेटर देन 0 वाले सारे ही वैल्यूज चल जाएंगे, बट इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी तो ये थी ना, -6 से लेके 6 है ना, ये जो आपका इंटरवल है इसके बाहर आपको कहीं ना कहीं रहना है और वहां से अपने आंसर्स निकालना है। अब और एक रिस्ट्रिक्शन हमने डाल दिया है इसके ऊपर, क्या कि यार आपको 0 के आगे जाना पड़ेगा, आपको 0 के आगे जाना पड़ेगा, राइट। सो अगर मैं दोनों चीजों को यहां पर मिला लेता हूं तो 6 के आगे जाने के लिए बेसिकली हमें बोला जा रहा है। और 6 के आगे जाने के लिए अगर आपको बोला जा रहा है तो सवाल देखो क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। ये a के वैल्यूज का ही डिस्कशन है। a आपका वेरिएबल है, a के लिए इंटरवल डिफाइन किया गया है, ये भी आपका a के लिए इंटरवल डिफाइन किया गया है। तो a का ही यहां पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन कैलकुलेट हुआ है कि भाई 6 के आगे रहो। लेकिन आपको बताना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो ये होगा आपका कब, 7 पे एग्जैक्टली हो जाएगा, है ना। तो 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट है, इंटीग्रल है और यहां पे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, राइट। 7 मतलब यहां पर आपका फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। चलिए और एक सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, क्या है यहां पर, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बढ़िया बात है, सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या होना चाहिए, इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। हम यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेके यहां से अपने क्वेश्चन को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। सो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। एंड क्योंकि हमारे पास में क्या है यहां पे बीटा माइनस अल्फा है, सो डिफरेंस ऑफ रूट है। डिफरेंस ऑफ रूट अगर मेरे पास में है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहां पर बीटा बड़ा है ये भी बोल के रखा है। सो मॉड अगर नहीं भी लगाए तो भी डिफरेंस ऑफ रूट ही है, ये सही तरीके से लिखा हुआ है। मुझे अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा इफ आई हैव बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर विथ मी, क्योंकि उसको मैं काफी इजीली अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की मदद से लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, पूरी इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद में आपके इसमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जिसमें 9 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये चीज आपको समहाउ सिंप्लीफाई करनी है। सो 9 के साथ में यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, राइट। और ये आ जाएगा आपका कितना, अल्फा बीटा के स्क्वायर के बराबर, राइट। अगर मैं प्लग इन करना स्टार्ट करता हूं यहां पर वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना, बस वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा यहां से देखो तो ये लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है जिसको आपको स्क्वायर करना है। -4 टाइम्स ऑफ कितना है, -4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके यहाँ पे 3 अपॉन लैम्डा के बराबर है। एंड राइट हैंड साइड में क्या है, इसी 3 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर है, मतलब 9 अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए तो वंस दिस इज डन तो हम यहां पर क्या करेंगे, कैंसिलेशंस दिख रहे हैं तो मना क्यों करेंगे, 9 और 9 को कैंसिल करते हैं, ठीक है। एंड लेट अस मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विद लैम्डा स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा, यहां पे -12 लैम्डा आएगा और राइट हैंड साइड में आपका 1 आएगा, ठीक है ना। ओपन कर लेते हैं तो लैम्डा स्क्वायर उसके साथ में आपका 6 लैम्डा प्लस 9
-12 लैम्डा -1 इक्वल टू 0 बन रहा है, विच इज गिविंग अस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा एंड उसके साथ में +8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, -6 लैम्डा, सॉरी -6 लैम्डा। ऑलराइट, एंड विद दैट आई गेस हमारे यहाँ पे जो इसका फैक्टराइजेशन है वो भी काफी इजीली हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपके उसमें क्या आ रहा है, लैम्डा -2 इंटू लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा के आंसर्स यहाँ से निकले हमारे कितने, 2 और 4 के बराबर, राइट। लैम्डा के आंसर्स अगर आपके 2 और 4 के बराबर निकले हैं तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है यहाँ पे सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे आप 6 आंसर बता सकते हैं। ओके, एंड दैट्स इट। मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग और काफी सारे सवाल ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक सवाल अगर आपको और करने हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द पीडीएफ जो मैथन गो के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। साथ में टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपके इसमें यहाँ पर हैं जिनको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड खुद से ट्राई करने का लेकिन काफी इंपॉर्टेंस होता है, तो मेक इट अ पॉइंट कि आप यहाँ पे खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इसमें समय है देन डू सॉल्व द क्वेश्चंस जो पिछले 2 सालों में आपको ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहे हैं। किसी भी टॉपिक को अगर आपको यहाँ पे एंड करना है ये बोल के कि अब यहाँ पर ये मेरा प्रिपेयर हो चुका है, अब मैं डायरेक्टली एग्जाम में जाके ही इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, देन द रियल टेस्ट इज कि पिछले 2 साल के पीवाईक्यू कर लूं। अगर आपको बन रहे हैं पिछले 2 साल के पीवाईक्यू, मतलब वो टॉपिक आपका वाकई रेडी है, लगभग वैसे ही क्वेश्चंस आपके मैथ्स में आएंगे, आप निकाल ले जाओगे, ठीक है ना। जो जनरल ट्रेंड है वो तो यही कह रहा है, ठीक है ना। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप इस चीज को मिस नहीं कर रहे हैं। बाकी जो आपको यहाँ पर बेसिक आइडिया है, जो कॉन्फिडेंस इनफैक्ट है, वो आपके लेक्चर के बाद में, इस लेक्चर के बाद में आई गेस आपको फील हो रहा होगा कि हाँ यार सवाल बन जाते हैं, है ना। इवन इफ द टॉपिक इज लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मे बी लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, एकदम जमीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन नहीं लगता है उतना ज्यादा डिफरेंस जब आप जेई मेन के क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं। जेई एडवांस में यस, जेई एडवांस में यहाँ पर आपको डिफरेंस फील होता है कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत अच्छे सवाल पूछ लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर सिंपल क्वेश्चन फील होता है, राइट। जेई मेन लेकिन आपको, है ना, यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं निचोड़ रहा है। ऑलराइट, चलिए, सो आई होप आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो चुकी है। अगला टॉपिक आपके यहाँ पर आने वाला है, उसके पहले आप कोशिश करें कि इसके पीछे अगर आपको कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो उसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो करके कंप्लीट कर लो। एंड दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।